जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग का जो कालखंड आएगा, सामंत काल जिसको कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको राजपूत काल भी कहा जाता है या फिर पूर्व मध्यकाल। तो ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं झारखंड हिस्ट्री का, उसका हम लोग पूर्व काल या मतलब जो मध्यकाल है, मध्यकाल के पूर्व वाले पार्ट को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कहीं कहीं बुक में 750 है और कहीं कहीं पे इसको 800 मानते हैं राउंड फिगर में। एक्चुअली अगर हम लोग 750 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तोत्तर काल कहाँ कब से कब था, ये हम लोग का 750 कब से 500 से यही था ना। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सामंत काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको सामंत काल, पूर्व मध्यकाल, अच्छा यहाँ पर सामंत काल दो जगह है, इसको राजपूत काल भी बोला जा सकता है। इसको लिखिए राजपूत काल। तो अब जो मतलब जैसे कि हम लोग पहले मौर्य काल देखे, मौर्य काल में क्या होता है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल आए, तो वहाँ जब मौर्योत्तर काल में जो शासन व्यवस्था, मतलब जब एक मजबूत शक्तिशाली शासक जब नहीं रहता तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था हम लोग का मौर्योत्तर काल में। उसमें देशी राज और विदेशी राज भी आ गया। उसके बाद जैसे गुप्त काल आया, गुप्त काल में भी एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन मौर्य काल में जो था उसके अकॉर्डिंग उतना मजबूत नहीं हो पाया केंद्र शासित, मतलब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। लेकिन जैसे फिर गुप्तोत्तर काल आता है तो फिर छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से डिवाइड हो जाता है कि अब सामंत व्यवस्था होने लग गया। सामंत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी राजा के अधीन, मतलब किसी राजा के अधीन, किसी राजा के अधीन बड़े ओहदों में रहना। बड़े ओहदे में रहना। एक्चुअली क्या हुआ ना, इसको हम लोग एक बार इसको समझते हैं। जैसे कि मौर्योत्तर काल मतलब जब सातवाहन काल आया था, सातवाहन काल, अच्छा सामंत का मतलब हम लोग समझ में आ गया कि किसी राजा के अधीन बड़े ओहदे में रहना या फिर किसी क्षेत्र के, जैसे राजा मान के चलिए अगर एक पूरे क्षेत्र है, इसका मेन कौन है, राजा, ठीक। लेकिन ये इसका मेन है, लेकिन इधर जो छोटा छोटा राज्य होंगे, छोटे छोटे जो क्षेत्र होंगे, जो मतलब राजा का जो शासक है जहाँ से वो शासन कर रहा है उससे दूर सुदूर क्षेत्र में होगा। तो इस क्षेत्र में जो मालिक होगा इस क्षेत्र का, जो राजा के प्रति यहाँ पे जो वफादार है और यहाँ के लोगों को ये शासन करता है, राजा जो आदेश देगा वो यहाँ पे इसको क्रियान्वयन की जाएगी। वो कौन करवाता है, यहाँ का जो हेड रहेगा, और उसको क्या कहते हैं फिर, सामंत। तो सामंत समझ में आ गया होगा कि सामंत क्या है। अब हम लोग इसका विकास को देखेंगे कि सामंत जो व्यवस्था आया इसका विकास कब से हुआ, उसको हम लोग समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले सातवाहन काल को थोड़ा याद रखना होगा। सातवाहन काल मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट। सातवाहन काल का मतलब होता है कौन सा टाइम पीरियड होगा, ये समझ में आ गया ना, कि मतलब अगर इस पूरे क्षेत्र का अगर कोई हेड है तो राजा है, लेकिन इसके जो इसके क्षेत्र के अंदर भी जो छोटे छोटे जो मतलब दूर जगह होगा वहाँ तो राजा की पहुँच कम होगा ना। तो यहाँ पे भी एक राजा के प्रतिनिधित्व के तौर पे किसी को रखना होगा। तो जिसको रखते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, सामंत। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये सामंत आया, ये व्यवस्था तो पहले नहीं था, मतलब बाद में आया है। तो ये कब आया है और कहाँ से शुरुआत की गई है उसको हम लोग जानेंगे अभी। मतलब सामंत व्यवस्था की जो शुरुआत है किस रूप में हुआ है उसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सामंत काल की शुरुआत कैसे हुई, चर्चा ही कर रहे थे ना। तो सामंत काल मतलब जब सातवाहन काल आया, सातवाहन काल मतलब मौर्योत्तर काल, इस टाइम क्या हुआ कि जो सातवाहन राजा थे वो लोग जो पूजा पाठ करने के लिए जो पुजारी थे वो लोग को मतलब
जब पूजा पाठ करने के बदले कुछ तो देना होगा ना। तो ये लोग क्या किए कि जो सातवाहन काल थे ये लोग उसको पैसे देने के बदले ये लोग जमीन दे दिया, मतलब एक क्षेत्र दे दिया कि मान के चलिए ये क्षेत्र मान के चल दिया किसी एक पुरोहित एक को दे दिया। अब ये क्षेत्र देने का इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्षेत्र इसका हो गया, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में जो भी खेती बाड़ी की जाएगी यहाँ पर उस खेती बाड़ी के लिए जो राजस्व आएगा वो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कौन लेगा? पुरोहित लेगा। तो ये जो मतलब उनका जो मतलब पूजा पाठ करने के बदले जो पैसा मिलना चाहिए था वो उस क्षेत्र से रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने पास रखेगा, यही उसका मतलब यही उसका वेतन होगा। तो ये व्यवस्था कब हुआ? सातवाहन काल में। इसका मतलब क्या है? ये धार्मिक उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, धार्मिक उद्देश्य के लिए ये शुरू की गई थी। ठीक, मतलब पहली बात जो भूमिदान की जो शुरू हुई है, ये क्या हुआ? भूमिदान दिया गया ना, इसको भूमिदान इसी को बोलते हैं। तो भूमिदान की शुरुआत कब की गई है? सातवाहन काल में। और एक इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक उद्देश्य था। और ये समझ में आ गया कि जो एक जमीन क्षेत्र दी जाएगी उसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो उस पुरोहित या उस पुजारी का होगा। ये शुरू कब हुआ था? सातवाहन काल में। अब जैसे जैसे सातवाहन काल के बाद फिर हम लोग का गुप्त काल आता है, मतलब मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है। तो गुप्त काल में इसको फिर मतलब प्रशासनिक, गुप्त काल में ये जो मतलब जो सामंत थे उसमें क्या मतलब जो मौर्योत्तर काल में था राजस्व, सिर्फ राजस्व देना था। अब राजस्व के साथ साथ प्रशासनिक शक्ति भी दी गई। किसको? सामंतों को, जो भूमिदान से संबंधित था। मतलब जब यहाँ पे वो राजस्व इकट्ठा कर रहा था उस जमीन से, इस क्षेत्र से, अब वहाँ पे प्रशासनिक शक्ति भी ये करेगा। कौन? पुजारी, जो मतलब जिसको भूमि दी जाती थी, पुरोहित जो भी, अब वो प्रशासनिक शक्ति भी उस क्षेत्र का करेगा। ये कब तक? गुप्त काल का। फिर आगे जैसे चला, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा, और ये आएगा गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ ना कि जो प्रशासनिक शक्ति जैसे एक पुजारी या पुरोहित को दी जाती थी, अब जो भूमि दी जाती थी, मतलब भूमि जिसको दिया जाता, अब नौकरशाही को भी देना शुरू कर दिया। नौकरशाही मतलब जो प्रशासक होंगे वो लोग को भी अभी जमीन देना शुरू कर दिया कि आप जमीन लीजिए। और उसको मतलब जमीन क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका क्या करना है? इसको पेमेंट करना है। और पेमेंट किस रूप में हो रहा है? नौकरशाही का जमीन के रूप में, भूमि के रूप में। तो अब क्या हुआ कि जो भूमि देने का जो परंपरा शुरू हुई थी यहाँ पे सातवाहन काल में, जो मतलब धार्मिक उद्देश्य से था, वो फिर प्रशासनिक उद्देश्य आ गया, फिर वो नौकरशाही को भी देना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक जो राजा था उनका क्षेत्राधिकार में जितना बड़ा क्षेत्र था उसमें जो और भी मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में एक अलग रूप से लीडर होना शुरू हो गया। तो मान के चलिए अगर ये पूरा क्षेत्र है राजा का, अब इधर भी है, ये सब छोटा छोटा, तो ये सब में क्या हुआ? पुरोहित लोग थे। फिर अब क्या होगा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी दिया गया। तो मतलब अब क्या होगा कि चारों ओर एक प्रशासनिक व्यवस्था जो हुआ, जो नौकरशाही थे वो लोग को क्या हुआ? अब भूमि मिलने लग गया। अब ये लोग जब नौकरशाही ये लोग करेंगे, मतलब ये लोग भूमि का देखरेख करेंगे, वहाँ पे राजस्व इकट्ठा करेंगे। और ये लोग का नौकरशाही का मेन काम क्या रहता है? जनता का एक सेवक करना, जनता का सेवा करना ही इस लोग का काम होता है ना, नौकरशाही। मतलब आज का जो IAS ऑफिसर है या JPSC के लिए में देखे तो BDO तो ये लोग जो नौकरशाही को भी मतलब भूमि देना शुरू कर दिया गया। तो ये लोग अब क्या करेंगे? उस पर जनता पर अपना शासन व्यवस्था भी चलाएंगे। किस पर? जनता पर। मतलब जो शुरुआत की गई थी राजस्व इकट्ठा करने तक, और उसके बाद शुरू की गई उसको राजस्व जैसे इकट्ठा होता था उसके बाद क्या करने लगा? उसमें प्रशासनिक सुविधाएं देने लगी। और प्रशासनिक सुविधाएं देने के साथ साथ उसमें भूगर्भिक जो संपदा है, भूगर्भिक संपदा का यूज करना भी शुरू कर दिया गया गुप्त काल में। और गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ कि नौकरशाही को भी भूमि देना शुरू कर दिया। और जब नौकरशाही को भी भूमि देना शुरू कर दिएगा
तो नौकरशाही का काम क्या था, जनता का सेवा करना। तो अभी क्या करेंगे ये लोग, जनता पर ये लोग खुद अभी शोषण करेंगे, शासन करेंगे, शासन होगा, फिर वो लोग शोषण करेंगे। लास्ट में क्या होगा कि एक राजा यहाँ पे है और इस क्षेत्र का राजा, ये छोटा राजा हो जाएगा, आर मतलब बड़ा राजा, फिर उसका छोटा राजा। तो इस तरह से जो मान के चले, अगर ये दिल्ली है, दिल्ली में कोई मुगल शासक है या जो भी है, यहाँ पे ये राजपाट कर रहा है, ये छोटे मान के चलिए उड़ीसा है, ये झारखंड है, ये महाराष्ट्र है, तो ये सब जो छोटे छोटे दूर दूर जगह होगा वहाँ पे भी वहाँ पे भी हेड होगा। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे कि मतलब हेड होगा तो वो लोग अब क्या करेंगे, ये इनके पास अब जमींदारी आया तो ये भी अब क्या करेंगे, ये छोटा छोटा जैसे इसका जो क्षेत्र है ये भी अब छोटे छोटे लोगों को भी भूमि देना शुरू कर देगा। कौन, जो नौकरशाही है। तो इससे क्या होगा, और एक उप सामंत की परिकल्पना आ जाती है। ये तो सामंत हुआ, ये लोग सामंत है ना, किसी राजा के अधीन ये लोग काम कर रहे हैं तो ये सामंत है। और जब नौकरशाही जो दूसरों लोगों को फिर मतलब जो सामंत है वो किसी और को जमीन दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उप सामंत। तो हम लोग को उप सामंत या सामंतवाद का विकास कैसे हुआ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को देखना है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि इसका झारखंड से क्या लेना देना है, झारखंड के इतिहास में हम लोग क्यों सामंत काल पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी हम लोग का मुद्दा है, इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या देखिए कि कोई एक मान के चलिए क्षेत्र है, यहाँ हेड है और यहाँ झारखंड है, ठीक, झारखंड यहाँ पर है, यहाँ पे मान के चलिए दिल्ली है, ठीक, दिल्ली से कोई शासन व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ से झारखंड का यहाँ पे कोई हेड होगा, झारखंड में भी कोई मुखिया होगा ना, इस क्षेत्र का हेड कौन होगा, झारखंड से कोई मुखिया बनेगा। तो जब झारखंड के मतलब सामंत काल का एक पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव जो पॉइंट रहा सामंत काल का, इसका पॉजिटिव रहा कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भी आर्ट एंड कल्चर होगा, जो भी वहाँ का संस्कृति है, सबको क्या ये संरक्षण करेगा, यहाँ पे साहित्यिक का संरक्षण करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे, साहित्यिक विकास होगा। जाहिर सी बात, अगर कोई झारखंड में कोई एक शासक बन रहा है छोटा मतलब छोटे स्तर पर, तो यहाँ पे जो मतलब साहित्यिक विकास होगा वो तो दिल्ली से आकर तो लोग को संरक्षण नहीं देगा ना। इस क्षेत्र में जो जो कवि होंगे, जो जो उस टाइप से मतलब जिसका कौशल है वो सबको संरक्षण देगा। तो क्या होगा, साहित्यिक विकास होगा, सांस्कृतिक संरक्षण होगा, ये सब होगा। तो ये सब क्या है, सामंतवाद का पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसी साहित्यिक विकास, उसके बाद स्थापत्य विकास। स्थापत्य का मतलब होता है कि जैसे कि महल बनाना, जो भी मतलब महल, मंदिर, मस्जिद, ये सब का विकास। तो क्या होगा, जब झारखंड के स्तर पर कोई मुखिया बनेगा तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जो भी मतलब स्थापत्य कला होगा, जो भी महल बनाएंगे, जो भी मंदिर बनाएंगे, उसका संरक्षण करेंगे। जो जनजाति जो साहित्यिक विकास है उसका विकास करेंगे, और जो कल्चरल है उसका विकास करेंगे। ये सब सामंतवाद का पॉजिटिव है, मतलब इसकी जो बोला जाता है ना एक सकारात्मक पहलू, तो सामंत काल का ये सकारात्मक पहलू है। और झारखंड में इसी को हम लोग झारखंड के हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो सामंतवाद का जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसके तहत झारखंड में मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे सामंत काल में। तो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कौन कौन सी मंदिर है, जैसे टांगीनाथ मंदिर हुआ, छिन्नमस्तिका हुआ, तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। सामंत काल का अगर हम लोग कुछ नेगेटिव अगर देख लेते हैं तो 2-3 पॉइंट देख लेते हैं कि मान के चलिए ये राजा है और ये उसका सामंत है, इसके पास अब सैनिक नहीं होगा, किसके पास, राजा के पास, लेकिन सैनिक किसके पास है, सामंत के पास। इसके पास सैनिक नहीं है, लोगों का जनता का विश्वास किस पर होगा, अब इस पर होगा या इस पर, क्योंकि दिल्ली में ये कौन है किसी जनता को नहीं पता, जनता पर कौन काम करवा रहा है, यहाँ पे जो बगल में जो मुखिया है। तो अब जनता का जो संबंध है, जनता का संबंध टूट जाएगा मुख्य शासक से।
और इस तरह से मतलब फिर जब कहीं युद्ध करना है तो इनका अपना सैनिक नहीं है, तो इस तरह से जितना भी सामंत है, जैसे झारखंड का होगा, कहीं उड़ीसा का होगा, तो जितने भी सामंत है वो लोग से सैनिक लाएगा और फिर युद्ध करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ का जो सैनिक है और इस क्षेत्र में मान के चले उड़ीसा का सैनिक, ये दोनों आपस में तालमेल तो नहीं बैठा पाएंगे ना। तो जब तालमेल नहीं बैठेगा तो क्या होगा, जो शासक होगा, जो उनका जो सैनिक जो क्षमता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग का अलग सिद्धांत होगा, ये लोग का अलग सिद्धांत होगा। तो ये सब इसका नेगेटिव पॉइंट है सामंत काल का। और इसी नेगेटिव पॉइंट को फायदा उठाते हुए फिर दिल्ली सल्तनत आता है इसका फायदा लेने के लिए। तो हम लोग समझ में आ गया कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। ये पॉजिटिव में हम लोग फिर झारखंड के संदर्भ में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो जैसे कि टांगीनाथ का जो मंदिर है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है, टांगीनाथ मंदिर हुआ, उसके बाद छिन्नमस्तिका मंदिर है, ये सब का जो निर्माण हुआ ये सब का हुआ है सामंत काल में ही हुआ है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जो सामंत काल में जो भी मतलब संरक्षण प्राप्त हुआ था उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट था, मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट के तहत संरक्षण दी गई थी उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महामाया मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, महामाया मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। महामाया मंदिर जो है ये गुमला में है। कहाँ पे है, गुमला में है। और ये जो गांव का जो नाम है वो हापामुनि गांव है। कौन सा गांव है, हापामुनि गांव। हापामुनि गांव कहाँ पे है, गुमला में है। और वहाँ पे कौन सा मंदिर है, महामाया मंदिर है। इसको जो बनाया गया था 908 में बनाया गया था। कितने में, 908 में। और उस टाइम जो नागवंशी शासक था वो गंजघट राय थे। नागवंशी शासक कौन है, गंजघट राय। नागवंशी शासक कौन है, गंजघट राय, जो इसका मतलब निर्माण किया था। मंदिर स्थापत्य कला की निर्माण होती है गुप्त काल में, उसके बाद गुप्तोत्तर आता है और गुप्तोत्तर के बाद सामंत काल। तो जो महामाया मंदिर है ये 908 में बनाया जाता है, गंजघट राय के द्वारा निर्माण ये आ गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें जो पुरोहित थे, पहला पुरोहित, फर्स्ट पुरोहित कौन थे, मराठा ब्राह्मण थे। मराठा ब्राह्मण थे और उसका नाम क्या था उसको हम लोग अब देखते हैं। हरिनाथ कौन थे, हरिनाथ। तो जो पहला पुरोहित था महामाया मंदिर, उसका जो पुरोहित था, पहला पुरोहित, उसका क्या नाम, मराठी ब्राह्मण थे और उसका नाम है हरिनाथ। कौन थे, हरिनाथ। अब इसमें और हम लोग देखेंगे, हरिनाथ देख लिए। अब इसमें 1401 में महामाया मंदिर में ही 1401 में यहाँ पे जो उस टाइम तत्कालीन जो नागवंशी राजा रहता है शिवदास कर्ण, नागवंशी शासक कौन, शिवदास कर्ण, ये यहाँ पे आता है। और 1401 में यहाँ पे एक विष्णु की प्रतिमा एस्टेबलाइज करती है। किसकी प्रतिमा, विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की प्रतिमा यहाँ एस्टेबलाइज करती है। कौन, शिवदास कर्ण। और इसी जो विष्णु मंदिर था, इसी को जो मतलब विष्णु भगवान के जो मूर्ति है, इसी को देखने के लिए फिर हम लोग का चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कौन आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के थे, मतलब बंगाल के थे उस टाइम। तो हम लोग जो सामंत काल में जो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में सामंत थे उस क्षेत्र की जो कला और संस्कृति थी उसको विकास करने में सहयोग किया है सामंत काल ने। और उसी के परिणाम स्वरूप झारखंड में हम लोग देखते हैं कि महामाया मंदिर का निर्माण किया जाता है गुमला में, और ये कहाँ पे, हापामुनि गांव में है। उसके बाद 908 में यहाँ नागवंशी शासक गंजघट राय ने इसका निर्माण करता है। फिर पहला पुरोहित इसका कौन होता है, मराठी ब्राह्मण, और उसका नाम क्या है, हरिनाथ। क्या नाम है, हरिनाथ।
समझ में आ गया। उसके बाद 1401 में नागवंशी शासक जो है शिवदास कर ने यहाँ विष्णु की प्रतिमा लगाई, विष्णु भगवान, और इसको देखने कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से हम लोग महामाया मंदिर के बारे में चर्चा किए हैं। आगे और एक जो आया है गुमला में ही, वो है हम लोग का टांगीनाथ मंदिर। कौन सा? टांगीनाथ मंदिर। तो अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे टांगीनाथ मंदिर। जैसे कि हम लोग महाभारत में या रामायण में हम लोग देखे हैं कि परशुराम की जो बात आती है, गुमला में हम लोग पहला देख ली क्या? महामाया मंदिर। महामाया मंदिर। अभी हम लोग देखेंगे टांगीनाथ। टांगीनाथ मंदिर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक टांगीनाथ मंदिर में एक टांगी रखा हुआ है, जहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे, जो परशुराम भगवान का जो टांगी है उसके उसी अनुरूप एक रखा गया है। और ये टांगी का ये मतलब विशेषता है कि जैसे कि आयरन, जो आयरन लो स्तंभ है हम लोग का मेहरौली में, उसमें जंग नहीं लगा है अब तक, उसी तरह से जो टांगीनाथ मंदिर में जो टांगी जिस धातु से बनाया गया है, टांगी जो बनाया गया है, टांगी में अभी तक यहाँ जंग नहीं लगा है। तो यहाँ इसकी विशेषता है कि जो टांगीनाथ है, टांगीनाथ मंदिर में जो टांगी वहाँ पे खुले आसमान में रखा गया है, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और ये कहाँ पे है? गुमला में है। तो टांगीनाथ जो मंदिर हम लोग देखिए कहाँ पे है? गुमला में है। और यहाँ पे अभी तक मतलब उस टांगी में जंग नहीं लगा, ये इसकी खास विशेषता है। जैसे कि आयरन पिलर में है। आयरन पिलर कहाँ पे है? मेहरौली। मेहरौली कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और मेहरौली दिल्ली में है। और ये लो स्तंभ है, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनाया है। हम लोग गुप्त काल में देखे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनाया है। तो टांगीनाथ मंदिर की विशेषता है कि यहाँ की जो टांगी है उसमें अब तक जंग नहीं लगा। और ये कब का है? लगभग मतलब सामंत काल का, मतलब 750 से लेकर 1200 के बीच का बना हुआ है, लेकिन अब तक इसका जंग नहीं लगा। ये इसकी खास विशेषताएं हैं। तो हम लोग दो देखिए। अब तीसरा जो हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर। कौन से? छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका मंदिर। ये कहाँ पे है? छिन्नमस्तिका मंदिर ये हम लोग का रामगढ़ में है। कहाँ पे है? रामगढ़ में है। ऐसा माना जाता है कि जो छिन्नमस्तिका जो मंदिर है, ये बौद्ध धर्म का एक मतलब वज्र योगिनी एक माता है, उसको देखते हुए इसको बनाया गया है। बौद्ध धर्म में कौन सा? बौद्ध धर्म में होगा वज्र योगिनी। बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा था, महायान शाखा में मतलब मूर्ति पूजा सब होने लगा, भगवान जैसे मानने लगे, तो उसी टाइम बौद्ध धर्म में एक वज्र योगिनी देवी की मतलब परिकल्पना की गई है। और उसी के ये में उसी का मतलब अपग्रेडेशन किया गया। और क्या कौन सा मंदिर बनाया गया हिंदू धर्म में? छिन्नमस्तिका मंदिर। किसका अपग्रेडेशन किया गया है? अपग्रेडेशन मतलब उसका मतलब अपडेट कर दिया गया। जो वज्र योगिनी देवी है जो बौद्ध धर्म में, इसी का मतलब अपग्रेड जो वर्जन है वो छिन्नमस्तिका मंदिर है। और ये कहाँ पे है? रामगढ़ में है। तो इस तरह से हम लोग जो मतलब जो सामंत काल आया था, सामंत काल में जो क्षेत्रीय जो विशेषताएं हैं, क्षेत्रीय विशेषताएं को वहाँ बनाने का या संरक्षण की बात कही गई थी, उसके तहत झारखंड में 3 चीज़ों का निर्माण हुआ था। पहला हुआ था हम लोग का महामाया मंदिर 908 में, उसके बाद टांगीनाथ, और फिर हम लोग छिन्नमस्तिका। तो ये हम लोग तीनों चीज़ देख लिए। अब इसी काल में हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो चतरा में जो इटखोरी है, इटखोरी जहाँ पे भद्रकाली का मंदिर भी है, वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो इटखोरी में एक अभिलेख मिला है, और वो अभिलेख महेंद्रपाल के बारे में जानकारी मिलती है। इटखोरी में जो पाल वंश के हैं महेंद्रपाल का यहाँ पे अभिलेख प्राप्त होता है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिलता है शिलालेख, मतलब महेंद्रपाल का शिलालेख कहाँ पे मिल रहा है? इटखोरी में।
तो इससे पता चल रहा है कि जो महेंद्रपाल जो पाल वंश के शासक थे, इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो इटखोरी वाला क्षेत्र पे भी इसका शासन था। इसका मतलब यही हो रहा था। और इसी क्रम में इटखोरी में जो भद्रकाली की मंदिर है, भद्रकाली की जो मंदिर है, भद्रकाली की जो मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि महेंद्रपाल ने ही इसका निर्माण किया था। कौन सा मंदिर? भद्रकाली का। और ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इटखोरी में एक शिलालेख मिला है, किसका? महेंद्रपाल का। तो ये हम लोग देख लिया। आगे हम लोग और एक देखते हैं 13वीं सदी की बात, मतलब 1200 से समथिंग होगा। तो उस टाइम और एक मतलब ओडिशा का एक शासक है। ओडिशा का जो शासक है राजा नरसिंह देव द्वितीय। कौन? 13वीं सदी में ओडिशा, अभी ओडिशा हो गया, ओडिशा के शासक नाम क्या है इसका? राजा नरसिंह देव द्वितीय। राजा नरसिंह देव द्वितीय का साक्ष्य मिलता है, जो अपने आप को झारखंड का शासक कहता है। खुद को झारखंड का राजा, खुद को झारखंड का राजा घोषित किया। कौन? नरसिंह देव। और इसी का जो 13वें सदी में जो हम लोग का ताम्रपत्र लिखा है ना, ताम्रपत्र, जिसमें झारखंड का पहली बार उल्लेख किया गया है। झारखंड का पहली बार फर्स्ट टाइम जो उल्लेख है, झारखंड लिखा सबसे पहली बार झारखंड कौन से लेख में लिखा गया है? वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में लिखा गया। और ये किसका है? ये है नरसिंह देव द्वितीय का है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए हैं। ओडिशा का शासक है 13वीं सदी में जो राजा नरसिंह देव, वो अपने आप को झारखंड का राजा मानता है। और इसी के जो अभिलेख है ताम्रपत्र अभिलेख में, इसको झारखंड का इसके मतलब जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें झारखंड का पहली बार इसका उल्लेख झारखंड नाम से है। तो ये हम लोग समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम लोग और एक चीज़ देखें, गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद जो कृष्ण का जो ये है, उनको गीत गोविंद कहा जाता है। और ये जयदेव का है। ये जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। इसमें भी झारखंड के बारे में वर्णन है, झारखंड के बारे में वर्णन है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जो सामंत काल था, सामंत काल को हम लोग देखे संक्षेप में कि सामंत काल का विकास कैसे हुआ, उसको संक्षेप में हम लोग समझने का प्रयास किए। उसके बाद उसकी जो पॉजिटिव है, सामंत काल की जो पॉजिटिव है, उसके तहत झारखंड में जो हम लोग का मंदिर बनाया गया या जो संरक्षण मिला यहाँ के स्थापत्य कला को, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और वही मेन जो 3 पॉइंट है, टांगीनाथ, महामाया मंदिर और छिन्नमस्तिका, मेन वही है। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट को बताना जरूरी समझा मैं, ताकि जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सिर्फ हम लोग 3 शब्दों को लेकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इतना जो बेसिक चीज़ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।